कल का पेपर देखा, कैसा लगा? मज़ा आया? नहीं आया मज़ा? अरे केस स्टडीज प्रीलिम्स में आ गया, 3-4 केस स्टडीज प्रीलिम्स में ही दे दिया। बोले लो कोई एथिक्स मेंस में नहीं, प्रीलिम्स में ही पढ़ेंगे। लास्ट ईयर भी ऐसे ही किया था, उसके लास्ट ईयर भी ऐसे ही किया था, और इस साल तो और ज़्यादा काम कर दिया। मतलब प्री और मेंस जैसा कोई सेग्रीगेशन रख ही नहीं रहा है यूपीएससी, और संभावना ये नज़र आ रही है कि सिलेबस चेंज कर दे, प्रीलिम्स का सिलेबस और थोड़ा एनलार्ज कर दे, प्री और मेंस को इंटीग्रेट कर दे। ठीक है, तो दिन पर दिन एग्ज़ाम टफ होते जा रहा है, और अगर दिन पर दिन एग्ज़ाम टफ होते जा रहा है तो तैयारी भी थोड़ी और ज़्यादा करनी पड़ेगी। नाउ इट इज़ नॉट अ नॉर्मल एग्ज़ामिनेशन। ईमानदारी से कहूँ तो थोड़ा कुर्सी की पीटी और थोड़ा कस के बांध लो, हो सकता है और झटके लगे। क्लियर? क्योंकि 2-3 साल से ये पैटर्न यूपीएससी लगातार देख रहा है, कर रहा है कि जो मेंस है, मेंस के जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स भी प्रीलिम्स में हो रहा है। जैसे 2 साल पहले इंटरनल सिक्योरिटी का जो टॉपिक था वो प्रीलिम्स में पूछ दिया था, रिलेटेड विथ होम गार्ड्स एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस हम लोग पढ़ते हैं, उनके मैंडेट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जेल मैनुअल देखा जाता है, समझा जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ हैज़ बीन आस्क्ड लास्ट ईयर एज वेल। डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी को पूछ दिया। इस साल एथिक्स ही पूरा का पूरा रख दिया। ऑल्दो द क्वेश्चंस वर वेरी इजी, जो मुझे लगा कि एथिक्स के जो केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चन थे, इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी ना देना था, थोड़ा तो डिफ़िकल्ट बनाते ताकि एथिक्स भी बच्चे ध्यान से पढ़ते, है ना। ये तो वही वाला केस हो गया कि पहले जब पैटर्न चेंज हुआ था तो सीसैट में कुछ 7 से 8 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के आते थे, एंड इट वाज वेरी इजी क्वेश्चंस। तो उसी तरीके से इस बार जो केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस थे, ये मान के चलो वो 3 से 4 क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। अगर कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा है पेपर? कम है बेटा, देख लो, समझ में आ जाएगा। और सिर्फ देखा है या क्वेश्चन पढ़े भी है? पढ़े भी है ना, या सिर्फ देख के निपटा दिया, बोले नहीं बस की नहीं है? कितने लोगों को टफ लगा कि पेपर टफ है? लगभग सभी को, है ना। पॉलिटी के क्वेश्चंस एक्सेप्ट दैट वन क्वेश्चन, ऑल ऑफ द क्वेश्चंस वर वेरी इजी। वन क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट था वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है कि नहीं, है ना। 26 जनवरी 1950 लिखा है या नहीं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या 26 जनवरी 1950? 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ है बेटा प्रीएम्बल में, तो 26 जनवरी 1950 था। और तीसरा क्वेश्चन, तीसरा स्टेटमेंट उसी का कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का मेंशन है या नहीं है? और तीनों ही मेंशन है। कौन से आर्टिकल में? 393, 394 और 395, द लास्ट 3 आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से फोकस करना पड़ता था, अब जो अगला बैच पॉलिटी का पढ़ाऊँगा, पहला आर्टिकल 395 भी पढ़ा। मतलब यूपीएससी उस डायमेंशन में जा रहा है जो ट्रेडिशनल नहीं है। तो ये मान के चलो अब थोड़ा सा पॉलिटी फैक्चुअल जाएगा। और इस साल का जो मेंस होने वाला है बेटा तुम लोगों के लिए, वो एक और टेस्ट होगा। जो मेंस होगा वो देख लेना, ठीक है, क्योंकि जो पैटर्न है बहुत ही क्लियर है, जो नज़र आ रहा है। वेटेज ऑफ आईआर इंक्रीज्ड, ठीक है, वेटेज ऑफ एथिक्स हैज़ बीन इंक्लूडेड, पॉलिटी के साथ साथ सोशल जस्टिस से ज़्यादा क्वेश्चन।
सोशल जस्टिस से कहाँ से क्वेश्चन थे? द गवर्नमेंट स्कीम्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट था, है ना, एक और योजना थी ग्रामीण से जुड़ी हुई। तो 3 से 4 योजनाओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ योर जस्टिस। ठीक है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो GS2 GS4 बिकमिंग द की। इकोनॉमिक्स के भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन थोड़े से कम हो गए और करंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हो गए। ओवरऑल जो एनालिसिस कहता है, ज़्यादातर क्वेश्चन वो क्वेश्चंस है जो आपके करंट से रिलेटेड है। एवरीथिंग इज़ देयर इन न्यूज़पेपर। हर वो चीज़ जो न्यूज़पेपर में है उसे स्टैटिक से कनेक्ट करके पूछ लिया गया है। ठीक है, और पॉलिटी के जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे वो तो बहुत इजी थे, उनकी तो हम बात ना करें। ठीक है, बट प्रीलिम्स देख के एक बार मुझे शौक लगा था कि ये एथिक्स कहाँ से आया, बट मैं खुश हो गया था कि चलो एथिक्स इज़ देयर। तो अब मैं भी कह सकता हूँ सिर्फ मेंस में काम नहीं है एथिक्स का, प्रीलिम्स में भी काम आता है। ठीक है, बट इसका जो की टेक अवेज है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, बेटा बेशक तुम 2 साल 3 साल बाद देने वाले, तो इमेजिन कर लो अगर अभी यूपीएससी पैटर्न और जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें इतना रिवॉल्यूशन लेकर आ रहा है, तो तुम्हारे एग्ज़ाम देते तक तो वो रिवॉल्यूशन का पीक पॉइंट पे पहुंच सकता है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो करंट अपडेट, ठीक है, लास्ट एक साल में 2 से 3 बड़ी विमान दुर्घटनाएं हुई हैं। ब्लैक बॉक्स का क्वेश्चन आ गया। दिस इज हाउ यू नीड टू कनेक्ट इट विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विथ योर इकोनॉमिक्स, विथ योर पॉलिटी, ठीक है, विथ the environment and ecology. Each and everything is connected with your newspaper only. तो अगर न्यूज़पेपर पढ़ने में 2-2.5 घंटा भी लग रहा है, क्यों? क्योंकि आप उस न्यूज़पेपर में दी हुई न्यूज़ को स्टैटिक से कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, दैट इज़ नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। और वो बच्चे जो एनालिसिस देख रहे हैं ना 1 घंटे का 1.5 घंटे का, उनके लिए वो रिस्क है। क्यों? क्योंकि एनालिसिस में बहुत लिमिटेड चीज़ें आपको बताई जा रही है आधे घंटे में 45 मिनट में। व्हेन यू विल कवर द न्यूज़पेपर 360 डिग्री, योर प्रिपरेशन विल बी मच बेटर। क्लियर? और 90% क्वेश्चन पेपर बेटा करंट अफेयर्स से ही था। क्लियर? और उस करंट अफेयर्स को हम नेगलेक्ट कर देते हैं ये सोच के कि जिस साल पढ़ना है, जिस साल एग्ज़ाम देना है, उस साल प्रिपेयर करेंगे। 1 साल में करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं होता है, उसे फोकस कर लो। राइट? डन? तो डराने वाली बात नहीं है, बट तुम लोगों के लिए डरने वाली बात है कि थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन में और ज़्यादा सिंसियरिटी लेकर आई जाए। ठीक है? क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का बोझ है, अभी सिर्फ एथिक्स ही चल रहा है ना। रिवीजन में साथ में 1 और सब्जेक्ट लेके चल रहे हो रिवीजन में, ईमानदारी से, या नहीं? नहीं ना सर, नहीं हो रहा है, नज़र आ रहा है तुम लोगों में, वो कन्विक्शन से समझ में आ जाता है कि कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। क्लियर? सो यू मस्ट डू विथ 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम जीएस के, एक करंट और एक प्रीवियस वन। 2 सब्जेक्ट तो लेके चलना ही पड़ेगा, ऑप्शनल, और तुम्हारा अब ऐसे भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए तो बेटा द ओनली थिंग विच विल गेट यू थ्रू इज़ द करंट अफेयर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, डन? चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इज़ देयर एनी डाउट और क्वेश्चन? कोई सवाल? नहीं? कुछ भी नहीं? चलिए
What was the last topic we have discussed? Impartiality, I guess, है ना? चलिए, apart from that impartiality, there is another thing which is required, that is non-partisanship. गैर दलीयता। जब हम गैर दलीयता की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ पॉलिटिकल इम्पार्शलिटी। ठीक है, पॉलिटिकल इम्पार्शलिटी हमने क्या पढ़ा था बेटा? क्या बेटा? सर्विंग द नेशन एंड गवर्नमेंट इन द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज, है ना? और उसी को समझाते हुए मैंने क्या कहा था कि आपका पॉलिटिकल चॉइसेस जो भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स द मोस्ट, दैट यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड यू नीड टू सर्व द नेशन। क्लियर? वो तो हुआ किस कंटेक्स्ट में? फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ योर ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट जब हम नॉन पार्टीजनशिप की बात करते हैं, गैर दलीयता की बात करते हैं, this is a perspective which we look into from individualistic perspective। समझ लो पहले। हो सकता है एज अ ऑफिशियल यू आर सर्विंग द नेशन इन द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज। एक अधिकारी के रूप में आप अपनी सेवाओं का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बट एज एन इंडिविजुअल what you may have your right to choice between the political ideologies। होगा या नहीं होगा? भाई आपकी अपनी मर्जी होगी ना कि आपको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पसंद है या नहीं है, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। पर्सनल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर? आपका अपना एक पर्सनल आइडेंटिटी होगा कि आप किस पार्टी के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। ये भी आपका ओपिनियन हो सकता है पर्सनली, क्लियर? या फिर इन योर पर्सनल लाइफ यू मे बी इनडायरेक्टली सपोर्टिंग। पॉसिबिलिटी है या नहीं है? क्लियर? बट नॉन पार्टीजनशिप सेज, गैर दलीयता कहती है कि यू डोंट हैव एनी ऑफ दिस। ना तो आप किसी भी तरह के राजनीतिक दल को शामिल हो सकते हैं, ना ही आप अपने विचारों को सार्वजनिक रूप से प्रकट कर सकते हैं। आप किसी को नहीं बता सकते कि विच आइडियोलॉजी यू सपोर्ट और विच आइडियोलॉजी यू अपोज। एक इंडिविजुअली आपकी चॉइस हो सकती है, बट यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। क्लियर? उसके अलावा आप किसी भी पार्टी को, उसके कैंडिडेट को या उससे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकते। क्लियर बेटा? सो दैट इज़ व्हाट नॉन पार्टीजनशिप। ठीक है, इसके बाद इसी पार्टीजनशिप का सेकेंड एस्पेक्ट जो हमने पॉलिटिकल इम्पार्शलिटी में पढ़ा था वो ये है कि नो मैटर व्हाट पॉलिटिकल पार्टी कम्स इनटू पावर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में आता है, आपको हर राजनीतिक दल को सर्वश्रेष्ठ तरीके से अपनी सेवाएं प्रदान करनी है। क्लियर? सो नॉन पार्टीजनशिप क्लियर? एनी डाउट और क्वेश्चन? नो? चलिए फिर लिख लीजिए इसे, नॉन पार्टीजनशिप। In simple words,
Non-partisanship, in simple words, non-partisanship means not taking active participation in any political activity of the day. Any political activity of the day. हिंदी में लिखिएगा, सरलतम शब्दों में इसका आशय है कि लोक सेवकों द्वारा किसी भी तरह से राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी न की जाए। क्लियर? दैट इज नॉन पार्टीजनशिप। अब लिखो न्यूट्रलिटी, नेक्स्ट हेडिंग। तटस्थता, इसमें लिखिए, न्यूट्रलिटी simply means that a civil servant will remain politically impartial and non-partisan. तटस्थता से आशय यह है कि लोक सेवक अपने पूरे करियर के दौरान राजनैतिक रूप से निष्पक्ष एवं गैर दलीय रहेगा। क्लियर? सो दैट इज व्हाट वी कॉल न्यूट्रलिटी। अब इस न्यूट्रलिटी को हम गवर्नेंस में भी पढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बेटा ये गवर्नेंस का, और एथिक्स में भी इट इज़ समवॉट इम्पॉर्टेंट। कैसे? विच वन इज बेटर, a neutral bureaucracy or a committed bureaucracy? बेहतर कौन सा है बेटा? प्रतिबद्ध नौकरशाही या फिर तटस्थ नौकरशाही? Which one is better? Those who says neutral and those who says committed, that committed bureaucracy is good? No one. Why neutral is good beta? They will be impartial, they will be non-biased. Okay, उसके अलावा
What else? That neutrality is good? I don't believe neutrality is good. Rather than civil servants must be committed. मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि कमिटेड टूवर्ड्स हूँ. सो कमिटमेंट इज ज़्यादा बेटर ना? नहीं? क्यों नहीं बेटा? It will be for the wrong cause as well. Okay. What else? Why neutrality is better? There can be biasness if there is commitment. Okay. ठीक है. हाँ तुम्हें से पूछ. हाँ न्यूट्रल है तो काम अच्छे से करेगा. डोंट यू थिंक अगर वो न्यूट्रल है तो उसे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम कर रही है अच्छा नहीं कर रही है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा काम है अपना काम करना. सो इन दैट केस द वर्क विल बी डन इन अ वेरी डिसइंटरेस्टेड वे. कैसा नहीं संभव है कि अगर मुझे फ़र्क ही ना पड़े कि कौन सी पार्टी पावर में है कौन सी पार्टी पावर में नहीं है, क्लियर, किस तरह का चीज़ें बेहतर है किस तरह की चीज़ें नहीं है. आई एम न्यूट्रल, नीदर आई एम सपोर्टिंग एनीथिंग नीदर आई एम अपोजिंग एनीथिंग. In that way, will I be able to do my work efficiently, or it will be very alienated situation of work. ये पूरी तरीके से एक अलगाव वाली स्थिति निर्मित करेगी. ह्यूमन नेचर न्यूट्रलिटी में रह सकता है क्या बेटा? ईमानदारी से कहो तो नहीं रह सकता ना. एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग सम वे और द अदर ओपिनियन. हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ राय होती है रिलेटेड विथ एनीथिंग, और इफ आई से रिलेटेड विथ एवरीथिंग. पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव हो सकती है, बट हैविंग न्यूट्रलिटी की कोई ओपिनियन ही नहीं है. नीदर आई एम सपोर्टिंग नॉर आई एम अपोजिंग. डोंट यू थिंक दिस विल लीड अ ब्यूरोक्रेट टू अ सिचुएशन ऑफ मशीन? हाँ बेटा. बट द क्वेश्चन इज़, अगर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि पॉलिसी क्या है, अगर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि गवर्नमेंट क्या है कौन है, ठीक है, पॉलिसी किस तरह की है किसके लिए है, तो क्या वाकई में आप उस पॉलिसी को लेकर इंटरेस्टेड होंगे? ज़रा नॉर्मली सोच के देखो. कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है. न्यूट्रल तो यही हुआ ना. तो फिर मतलब अपना ओपिनियन ऐड करोगे ना करंट सिचुएशन के हिसाब से. मतलब फिर वो न्यूट्रलिटी कहाँ से हो गई बेटा? अगर अपना ओपिनियन ऐड कर रहे हो देन वेयर न्यूट्रलिटी एग्जिस्ट. हाँ बेटा. एग्जैक्टली, डेफिनेटली. हाँ वो तो हम अग्री कर रहे हैं कि नॉन पार्टीजन बिहेवियर है ना. नॉन पार्टीजन बिहेवियर के साथ साथ इम्पार्शियल भी हो. बट मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर तुम सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को लेकर न्यूट्रल रहो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाओगे, या सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को लेकर कमिटेड हो जाओ तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाओगे? बोलो. इन विच वे यू विल वर्क बेटर? कमिटेड ना. तो फिर सिविल सर्विसेज में क्यों नहीं बेटा ऐसा?
हम्म, वहाँ पे सर्विस करते हैं, वहाँ पे सर्विस कर रहे हो, यहाँ तुम प्रिपरेशन कर रहे हो। वहाँ से तो गवर्नमेंट का जो इशू आएगा उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, ना न्यूट्रल रहे कमिटेड रहे, नाटक भी कर पाते। तो बेटा ऐसे ही थोड़ी ना सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है। So why we are taking commitment as a negative concept? प्रतिबद्धता सही है ना बेटा, क्यों नहीं, प्रतिबद्ध होना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो हर एक ब्यूरोक्रेट को कमिटेड ही होना चाहिए, फुली कमिटेड। बट टुवर्ड्स whom ये मैटर करता है। इफ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स the Constitution of India, if you are committed towards the laws and the statutes, नियमों के प्रति अगर आप प्रतिबद्ध है, ठीक है, या फिर फॉर फुलफिलिंग पब्लिक इंटरेस्ट, how can committed bureaucracy can be wrong? The point is, why we consider committed bureaucracy wrong is only because we believe that committed bureaucracy means commitment towards the political party. Now, committed bureaucracy या प्रतिबद्ध नौकरशाही देश के प्रति भी तो हो सकती है, कि मैं देश के संविधान के प्रति अपनी अखंड आस्था के साथ कार्य करूँगा, फिर कोई गलत काम नहीं करोगे बेटा। जिस दिन तुमने संविधान को अपना लिया कि मैं जो भी कार्य करूँगा या करूँगी वो संविधान के अनुरूप ही करूँगी और संविधान का पालन करने के उद्देश्य से ही करूँगी, उस सिनारियो में कोई पॉलिटिकल पार्टी तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर सकती, बिकॉज यू आर कमिटेड टुवर्ड्स अ गुड थिंग। ठीक है, सो ऐसा नहीं है बेटा कि अगर कमिटमेंट है तो वो गलत ही होता है। ठीक है, ये डेडिकेशन लेकर आता है। एंड इफ़ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस, इफ़ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स द लॉ, और इफ़ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यू विल बी वेरी मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट। क्योंकि जब हम डेडिकेशन पढ़ रहे थे, डेडिकेशन में हमने क्या लिखा था, फर्स्ट लाइन, इट इज़ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कमिटमेंट। प्रतिबद्धता का सर्वश्रेष्ठ स्तर समर्पण होता है। तो अगर प्रतिबद्ध ही नहीं होंगे जन सेवा के प्रति तो फिर समर्पित कैसे होंगे? ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड, द ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज हाउ वी इंटरप्रेट इट। कमिटमेंट टुवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टी इज रॉन्ग, एंटायरली रॉन्ग। कमिटमेंट टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, देश ना किसी एक व्यक्ति का है ना किसी एक राजनीतिक दल का है। ठीक है, देश देशवासियों का है और उस देशवासियों द्वारा जो भी सरकार बनाई गई। अब इसमें समझना, अगर तुम्हारा कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर है या लॉ को लेकर है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा विच पर्टिकुलर पार्टी इज इन पावर। आप क्या करोगे, वॉट एवर ऑर्डर गवर्नमेंट गिव्स लेजिटिमेटली, ठीक है, यू आर गोइंग टू फॉलो इट। और ना केवल आप उसे फॉलो करेंगे, यू विल फॉलो विथ योर कंप्लीट डेडिकेशन। तो रिजल्ट कहाँ बेटर आएगा बेटा? इन द कमिटेड ब्यूरोक्रेसी ना। बट होता ये है कि हम जब इस कमिटमेंट की बात करते हैं, हम इस कमिटमेंट को सही तरीके से ना समझ के गलत तरीके से समझना और गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। हम अपना कमिटमेंट किसकी तरफ कनेक्ट कर देते हैं? पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, रादर देन द गवर्नमेंट। ठीक है, रादर देन द कॉन्स्टिट्यूशन। और वहाँ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी खराब हो जाती है बेटा। उदाहरण के तौर पे अभी अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री साहब है ना, कौन, जोसेफ विजय साहब, he has transferred so many IAS IPS officers. Reason? his political benefit, कि अपनी पसंद का
कलेक्टर अपने पसंद के ज़िले में होना चाहिए। उनके भी तो सांसद विधायक डिमांड कर रहे होंगे ना सीएम से कि मुझे ये कलेक्टर चाहिए, मुझे वो कलेक्टर चाहिए, इसके ज़रिए मैं बहुत ज़्यादा कमा सकता हूँ, ये मेरी जाति का है, ये मेरे धर्म से बिलोंग करता है। क्लियर? और इसकी आइडियोलॉजी भी पैसा कमाना है और मेरी आइडियोलॉजी भी पैसा कमाना है। ये भी तो हो सकता है जो प्रीवियस में IAS IPS थे वो कमिटेड थे सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, तो एज अ पनिशमेंट भी हो सकता है कि भाई तुम डीएमके के सपोर्टर थे या AIDMK के सपोर्टर थे, अब एक काम करो, तुम जाओ सेक्रेटेरिएट में बैठो, मैं अपनी पसंद के लोगों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना के भेज दूंगा। ये तो हमेशा होता है बेटा, किसी भी स्टेट में जहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है। आप एक चीज़ बहुत अच्छे से नज़र आएगी आपको, वो ये कि IAS IPS का ट्रांसफ़र होता है बड़ी संख्या में, या फिर जिस स्टेट में चुनाव होने वाला होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले IAS IPS के ट्रांसफ़र्स होते हैं। क्यों? क्योंकि CM साहब को पता है कि कौन सा IAS IPS ऑफिसर है जो उनकी पार्टी को सपोर्ट करेगा इलेक्शन में। तो जहाँ पे थोड़ा रिस्की कैंपेन होता है, रिस्की कैंपेन मतलब जहाँ पे पार्टी की स्थिति थोड़ी सी टाइट होती है कि चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, वहाँ पे ऐसे IAS IPS ऑफिसर को लगा दिया जाता है जो पार्टी को सपोर्ट करता है। सिंपल सी चीज़ है, अगर पार्टी गवर्नमेंट से ही, स्टेट मशीनरी से ही सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए पॉलिटिकल पार्टी को, तो फिर चुनाव जीतना कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। ठीक है? सो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी is a positive concept which is being understood in a very negative sense. ठीक है? But while writing answer, if you are mentioning that committed bureaucracy is good, ठीक है, you have to be very specific that the commitment is regarding whom. सिर्फ ये कहना, इतना सा लिख देना कि committed bureaucracy is better than neutral bureaucracy or in that way will not work. You have to be very specific कि commitment towards whom, किसके प्रति प्रतिबद्धता की आप बात कर रहे हैं। अन्यथा इवैल्यूएटर हो या फिर इंटरव्यूअर हो, he or she may take you wrong। ठीक है? क्योंकि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट यही है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है? एनी डाउट और क्वेश्चन नाउ? नहीं? डन? So with this we have completed what? Unit number 3, that is aptitude and foundational values.